वो एक ऐसे स्टार थे जिन्हें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और न जाने कितने ममालिक में बेइंतहा मकबूलियत हासिल थी। बॉलीवुड में डेविड लैन, ग्रिगोरी पेक, फ्रैंक कोपाला जैसे बड़े फनकार इन्हें जानते थे। देव आनंद की पैदाइश इस गैर मुनक़्सम पंजाब में हुई जो अब पाकिस्तान में है। लाहौर से ग्रेजुएशन के बाद जुलाई 1943 में जेब में 30 रुपये लेकर वो फ्रंटियर मेल से बम्बई पहुँचे और चंद ही बरसों में बड़े स्टार बन गए। उन्हें लेकिन अंदाज़ा नहीं था कि इसके बाद उन्हें अपने शहर लाहौर वापस आने के लिए 55 बरस तक इंतज़ार करना पड़ेगा, जहां इनके हज़ारों चाहने वाले रह रहे हैं। 1999 में जब देव आनंद ने इंडियन वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के साथ पाकिस्तान का दौरा किया, तो कहा जाता है कि जब हम कॉलेज में दाखिल हुए तो मैंने चौकीदार से कहा कि देव आनंद आ गए हैं। चौकीदार ने हैरान होकर कहा, ओ इंडिया तो आया है। जैसे ही देव आनंद ने अपने कॉलेज को देखा तो इनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने एक दरवाजे को गले से लगाया और फूट फूट कर रोने लगे। कॉलेज के दौरान उन्हें ओशा नामी लड़की से प्यार था, उसका नाम पुकारा। स्टेज पर बैठकर भी रोते रहे, दीवारों से गले मिल कर रोते रहे। उन्होंने वो बात बताई जो ओशा को आखिरी बार लाहौर कॉलेज छोड़ते वक्त कही थी। 1943 में जब देव आनंद लाहौर छोड़कर बम्बई आए तो इब्तिदा में उन्होंने बतौर क्लर्क और फिर बरतानवी फ़ौज में काम किया, लेकिन इनकी ख्वाहिश तो एक अदाकार बनने की थी। एक दोस्त जिसके साथ वो म्यूज़िक की क्लास लेते, उन्होंने उन्हें प्रोड्यूसर बाबू राव पै की फ़िल्म के बारे में बताया। वहाँ पहुँचे तो चौकीदार ने अंदर जाने की इजाज़त ना दी, लेकिन बाबू राव जो बाहर ही बैठे थे खूबसूरत लड़के के चेहरे को नज़रअंदाज ना कर सके। उन्हें ऑडिशन के लिए दक्कन क्वीन ट्रेन से पुणे भेजा गया, जबकि इनकी पहली फ़िल्म हम एक हैं का सफ़र 1946 में शुरू हुआ। पहली ही फिल्म में देव आनंद के सामने एक शर्त रखी गई थी। देव आनंद अपनी किताब में लिखते हैं कि मुझे बताया गया कि तुम्हारे दांतों के दरमियान फिलर लगाना होंगे। मैंने अपनी ज़ुबान को इस बात का यकीन करने के लिए दांतों पर फेरा कि वाकई मेरे आगे के दांतों के दोनों तरफ खला है। दांतों में जगह की वजह से मैं फिलर्स के साथ शूटिंग करता रहा, लेकिन मैं नेचुरल महसूस नहीं कर सका था। बाद में मेरी दरख्वास्त पर इस फिलर को हटा दिया गया। मुझे खुशी है कि लोगों ने मुझे वैसा ही कबूल किया जैसा मैं हूँ। देव आनंद के चाहने वालों की दीवानगी की कहानियाँ नेपाल में भी सुनी जा सकती हैं, जहां उन्होंने फिल्म हरे राम हरे कृष्णा, जानी मेरा नाम और इश्क 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 की शूटिंग की थी। नेपाल के सीनियर सहाफ़ी बसंत थापा कहते हैं कि नेपाल में देव आनंद के जैसा हेयर स्टाइल बनाने के लिए लड़के अपने बालों में बांस की लकड़ी में खास किस्म का गर्म तेल लगाते थे। देव आनंद के दांतों में खला था। सूरत हाल ऐसी थी कि लड़के अपने दांतों की शक्ल बिगाड़ कर देव आनंद की तरह दांत निकालने की कोशिश करते थे। जब नेपाल में हरे रामा हरे कृष्णा की शूटिंग हुई तो पूरा शहर जमा हो गया। एक रात हमें मालूम हुआ कि गाना दम मारो दम काठमांडू में शूट हो रहा है। देव आनंद और जीनत अमान को देखकर इतना हजूम बेकाबू हो गया कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया। ये देव साहब का जादू था। देव आनंद की झुकी हुई गर्दन, इनकी मखसूस टोपी, गले में रंगीन स्कार्फ और जिस तरह वो बगैर किसी तवक्कुफ के मसलसल बोलते थे, बहुत से लोग इस अंदाज के मदाह थे। इस बारे में देव आनंद ने बीबीसी से बात करते हुए कहा था कि दरअसल मैं झुकता हूँ, तिरछा चलता हूँ। मुझे फिल्मों में लंबे लंबे डायलॉग मिलते थे और मैं इस मसले में था कि रुकूं या नहीं। मैं तो एक ही सांस में बोलता था और ये देव आनंद का अंदाज बन गया था। इनकी मकबूलियत का ये आलम था कि देव आनंद के बारे में ये बात फैल गई कि उन्हें काली शर्ट पहनकर बाहर जाने से मना कर दिया गया है, क्योंकि लड़कियां इन्हें देखकर अपना होश खो बैठती है। हम देव आनंद ने इस पर हंसते हुए कहा कि ये सिर्फ एक अफवाह थी जो फिल्म काला पानी में इनके काले लिबास पहनने से शुरू हुई थी। देव आनंद के चाहने वालों में डाकुओं से लेकर सरबराहान ममलिकत तक सभी शामिल थे। फिल्म काला पानी की शूटिंग के दौरान इंडोनेशिया के सदर सुकार्नो खसूसी तौर पर शूटिंग देखने आए थे। रोमांसिंग विद लाइफ में देव आनंद ने लिखा है कि हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए गीत की शूटिंग होनी थी और वो सब सदर का इंतज़ार कर रहे थे। जब 2 घंटे बीत गए और वो नहीं आए तो हमने गाना शूट करना शुरू कर दिया। जैसे ही शूटिंग ख़त्म हुई हमें मालूम हुआ कि वो आ चुके हैं। हमने वो शूटिंग दोबारा इंडोनेशिया के सदर के लिए की। सदर ने ज़ोर से ताली बजाई। वो हिंदी फिल्म की शूटिंग देखकर बहुत खुश थे। मुझे काला पानी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया जो मैंने मिस्री सदर जमाल अब्दुल नासर से हासिल किया।
मदाहों की बात चल निकली तो देव आनंद का चंबल में शूटिंग करने का वाक़या भी बताते चले। देव आनंद लिखते हैं कि शूटिंग के लिए हम चंबल के इलाके के डाक बंगले में ठहरे हुए थे। किसी ने हमें खबरदार किया कि डाकू हमला करने वाले हैं। मैंने कहा कि इनसे कहो कि ऑटोग्राफ के लिए कापियाँ लेकर आए और अगर इनके पास कैमरे हैं तो फ़ोटो के लिए कैमरे लेकर आए। इनके पास अपनी ज़िंदगी का आखिरी मौका है कि वो अपने स्क्रीन हीरो के साथ तस्वीर ले सके। अगले दिन जब हम शूटिंग कर रहे थे तो मैं ट्रक पर खड़ा हुआ और इनसे कहा, कैसे हो मेरे हमवतनों। इनमें से कोई मुझसे हाथ मिलाने लगा और किसी ने मुझको गले लगा लिया। देव आनंद के दोस्त भी इनके इतने ही मदाह थे। सन 2011 में अदाकार मनोज कुमार ने ये बात शेयर की थी कि जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ तो वो बहुत उदास थे। फिर 1.5 माह तक देव साहब रोज़ाना 2 घंटे उनके साथ गुजारते थे, चाहे सुबह हो, दोपहर हो या शाम। मनोज कुमार कहते हैं कि एक बार किसी ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि अरे भाई, ये क्या आपका टाइटल है? मैंने कहा हाँ। फ़ोन पर मौजूद शख्स ने कहा, आज से ये मेरा हो गया है। वो देव जी थे। देव आनंद को स्टाइलिश स्टार होने के अलावा हिंदी फिल्मों में दूरंदेश भी समझा जाता है। इनमें हथरा मोल लेने की हिम्मत थी। वो लड़का जो 1943 में तकरीबन हाली हाथ बम्बई आया था, इसने सन 1949 में अपना नया प्रोडक्शन हाउस कर लिया। उन्होंने टैक्सी ड्राइवर, काला बाज़ार, हम दोनों जैसी मेन स्ट्रीम फिल्में की, लेकिन गाइड 1965 की शक्ल में एक बोल्ड मौजू का इंतखाब भी किया जिसमें मोहब्बत का बिल्कुल मुख्तलिफ रूप दिखाया गया था। इस वक्त लोग गाइड फिल्म खरीदने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आज बहुत से लोग गाइड को देव आनंद का शाहकार समझते हैं।